इस नए वीडियो में, हालांकि हम लोग दिवाली की छुट्टी, छठ की छुट्टी सब मना लेने के बाद जानबूझ के मैं लेट आया हूँ, ताकि आप लोग एंजॉय करने के बाद जब पढ़ाई के लिए जुड़े तो फिर बीच में कोई क्रम टूटे ना। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो अगली कड़ी है एडवर्ब का, देखिए इतना लंबा टाइम हो गया है कि मार्कर का इंक भी सूख रहा है। एडवर्ब जिसे आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी व्याकरण के हिसाब से क्रिया विशेषण कह दिया जाता है, लेकिन ये केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। चूंकि अंग्रेजी व्याकरण के रूप को चेंज किया गया है हिंदी के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ब को क्रिया कहा गया तो एडवर्ब को एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताने के लिए उसे क्रिया विशेषण का नाम दे दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। एडवर्ब क्रिया की विशेषता केवल नहीं बताता है, ये सबसे पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवार का सबसे व्यस्त सदस्य है। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to qualify whole parts of speech, except of noun, pronoun and interjection बस इसी को पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान एडवर्ब पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। इसका फंक्शन सबसे ज्यादा है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा, लेकिन नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को, इन तीनों को ये क्वालिफाई नहीं करता है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो लेकिन एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब ये क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव को सबसे पहले करेगा, फिर वर्ब की विशेषता बताता है। एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की, क्लॉज की और कभी कभी पूरे सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन एडवर्ब का है। इसी रूप में आप देख सकते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई होल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। अगर इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लें तो बहुत हद तक आसानी हो जाएगी, लेकिन समझने के पहले आप एक बात देखिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मेंबर हैं वो हैं, पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। अब यहीं से आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तीसरा जो है परिवार का पार्ट आप कह लें तो एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ये नहीं बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द विशेषण या एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता ये बताएगा। चौथा है वर्ब, अगला है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, अगला कंजक्शन और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताएगा, लेकिन क्लॉज को और सेंटेंस को ये इसका फंक्शन है, समझिएगा। नाउन नाम है, प्रोनाउन इसका स्थान लेता है। इन दोनों के बारे में अगर कोई शब्द हम लोग बोलते थे तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते थे, लेकिन अब एडजेक्टिव के बारे में अगर हम कुछ भी कह देंगे तो ये एडवर्ब कहलाएगा। वर्ब के बारे में हम लोग कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, एडवर्ब कहलाएगा। प्रीपोजिशन से संबंधित अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका संबंध प्रीपोजिशन से है, एडवर्ब कहलाएगा। कोई ऐसा शब्द जिसका संबंध कंजक्शन से है, एडवर्ब कहलाएगा। क्लॉज को क्वालिफाई करेगा और कभी कभी पूरे सेंटेंस को। इतने सारे फंक्शन को करने वाला ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सदस्य है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आप
नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब 4 पढ़े हैं अभी तक वीडियो के सीरीज में, लेकिन इन दोनों और स्पेशली इन दोनों का जो फंक्शन है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का, वो इसकी तुलना में कम है। अब देखिएगा, अगर नाउन और प्रोनाउन को हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो इन दोनों को ये केवल इसलिए छोड़ता है क्योंकि इन दोनों को जो क्वालिफाई करता है उसे हम लोग ऑलरेडी एडजेक्टिव या विशेषण के नाम से जानते हैं। लेकिन विशेषण को अगर कोई शब्द क्वालिफाई करे तो उसके बारे में हम अब तक चुप थे। हिंदी में कहा जाता है प्रविशेषण लगा दिया जाता है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना। अब आपको यहाँ एडवर्ब जो नाम क्रिया विशेषण भले है, लेकिन अब आप इस रूप में चलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। भाई नाउन प्रोनाउन को इसलिए क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि इनका नाम हम लोग पहले ही यहाँ दे चुके हैं, और इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई रूप ही नहीं है। हमारे हार्ट के अंदर से उठने वाली कोई भी अचानक से किसी फीलिंग का नाम इंटरजेक्शन है, तो इसलिए इन तीनों को ये छोड़ता है। हालांकि कहीं कहीं तो इन दोनों लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, लेकिन इतना फंक्शन तो इसका स्पष्ट है। इसी को एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें, देखिएगा एडजेक्टिव, अगर कोई एग्जाम्पल हम दें, ठीक, एडजेक्टिव के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एडजेक्टिव कैसे एग्जाम्पल सेट होगा। अगर हम कह दें कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां तक आप पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे बेटा जो ब्यूटीफुल है, ये जो शब्द है ब्यूटीफुल, ये इसका संबंध या तो नाउन से है या सीता से है, नाउन से है। नाउन के बारे में अगर कोई शब्द जुड़ा रहेगा तो वो विशेषण की भूमिका में है। लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखिएगा, अब इस वेरी का संबंध सीता बहुत या सीता लड़की, वेरी का संबंध दोनों नाउन से नहीं है। इस वेरी का संबंध किससे है? बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल अपने आप में विशेषण है, या पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। मीन्स कि अगर कोई शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, किसी शब्द का संबंध अगर किसी एडजेक्टिव से है, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान जो पहला क्वालिफिकेशन है इसका, जो सबसे पहले क्वालिफाई करता है वो विशेषण को करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखें एडजेक्टिव के बाद, इसको आप नोट करते चलेंगे, इसीलिए मैंने कीमती पन्ना के नाम से, आप इसे सेव करिए, बनाइए, नोट्स बनाइए। एडजेक्टिव को देखा, अब देखिएगा वर्ब को। वर्ब एग्जांपल, विराट मेरा फेवरेट प्लेयर है, हालांकि सीरीज हारने के बाद थोड़ा सा विश्वास मेरा भी डिग रहा है, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए आएगा। विराट प्लेज फास्ट, और विराट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो तेज खेलता है, फास्ट खेलता है। एक दिन और मैंने यही एग्जांपल दिया था, रिवीजन कर लेते हैं उसका। विराट इज फास्ट, दोनों में फंक्शन अलग अलग है, दोनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच फास्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें फास्ट का प्रयोग जब हुआ है तो विराट इज फास्ट, इस फास्ट का संबंध किससे है? सीधे विराट से, नाउन से, यानी ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फास्ट यहाँ नाउन को क्वालिफाई कर रहा। विराट इज फास्ट, विराट तेज है। कौन तेज है? विराट। फास्ट का संबंध विराट से, इसका संबंध नाउन से, और जिसका संबंध नाउन से हो जाए वो एडजेक्टिव। ये आप पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद तुरंत जैसे इसको देखेंगे कि विराट प्लेज फास्ट, अब विराट फास्ट नहीं है, विराट इज नॉट फास्ट। अब पहले वाले वाक्य में हम लोग लिखे थे कि विराट इज फास्ट, विराट तेज है, तो विराट तेज है मतलब हर क्षेत्र में तेज है, लेकिन यहां उसके द्वारा की हुई एक क्रिया की बात हो रही है कि प्लेज फास्ट, खेलता तेज है, दौड़ता तेज नहीं है, खाता तेज नहीं है। बाकी और क्रिया की जब बात होगी तो हो सकता है निगेटिविटी हो, लेकिन यहाँ खेलने की जब बात होती है तो इसके बारे में फास्ट, यानी यहाँ पे जो इस फास्ट का संबंध है वो किससे है? प्लेज से। और निश्चित रूप से अगर इस शब्द का संबंध नाउन से न हो के वर्ब से हो गया, देखिएगा जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। आइए, विराट प्लेज फास्ट, फास्ट यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है विराट प्लेज फास्ट, विराट तेज खेलता है, फास्ट का संबंध वर्ब से,
और वर्ब को जब क्वालिफाई करेगा तो पास्ट एडवर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस फास्ट का संबंध यहाँ विराट से नहीं है, इसके खेलने की एक क्रिया से है, वर्ब से है, और जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब आ गया यहाँ। इस रूप में इसका नाम क्रिया विशेषण यहाँ के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें, अच्छा ये बताइए, यहीं आइए, विराट प्लेज फास्ट एडवर्ब हो गया, लेकिन इसी को कह दे विराट प्लेज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो यहां ये फास्ट इसकी विशेषता बता रहा था तो एडवर्ब हो गया, लेकिन इस एडवर्ब की विशेषता अब एक शब्द बता रहा है, वेरी, वेरी फास्ट, मीन्स ये एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाला काम एडवर्ब का है। एक एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब अपने आप की विशेषता भी बताने का काम करता है, इसलिए इसका नाम केवल क्रिया विशेषण कहना ठीक नहीं है। आगे प्रीपोजिशन। अब देखिएगा, प्रीपोजिशन हालांकि हम लोग इस क्रम में नहीं पढ़े हैं, लेकिन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई शब्द आके अगर वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कोरिलेट करता है, संबंध बताता है, वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई एक एग्जांपल हम यहाँ देने का प्रयास करें जिसका सीधा मतलब हो कि जो प्रीपोजिशन आए, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द आए उसके ठीक पहले कोई एक शब्द आके प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, जैसे जूही केम एंड, प्रीपोजिशन है ना, जूही केम बिफोर मी, सपोज कि जूही मुझसे पहले आती थी, ठीक। अब देखिएगा, बिफोर मी मुझसे पहले आती थी, जब मैं विद्यालय जाता था उसके पहले वो हमेशा आती थी। यहाँ पे जो बिफोर का प्रयोग हुआ है किसी नाउन के पूर्व हुआ है और इसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से है। हालांकि इस एडवर्ब के बाद तुरंत मैं प्रीपोजिशन ही लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे मी। अगर बेटा यहाँ पे कोई ऐसा संबंध हम कर दे जैसे जूही केम, अगर हम कह दे कि जस्ट बिफोर मी, ठीक मेरे पूर्व आती थी, बिल्कुल मेरे पहले आती थी, तो जस्ट यहाँ पे टाइम से संबंधित है और यहाँ बिफोर प्रीपोजिशन के पहले आ गया। इसका मतलब अगर कोई जस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कि वो शब्द जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, ठीक। तो प्रीपोजिशन का भी आपका एग्जांपल मिल गया। प्रीपोजिशन के बाद अब आएंगे कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन क्या है? जो शब्दों को जोड़ता है। जैसे हम कह दें नितिन comes only when I am not there। जूही आता है, सॉरी नितिन आता है only when I am not there, तभी आता है जब मैं वहां नहीं रहता हूं। यहां पे ये when जो है कम्स वाले क्लाज को, वर्ब वाले दो क्लाज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन इस when को क्वालिफाई कर रहा है एक शब्द, क्या? ओनली। मैंगो इज स्वीट ओनली व्हेन इट इज राइप। आम मीठा होता है केवल तभी जब वो पक जाए, पका हुआ आम मीठा होता है। यानी जब ये व्हेन दो क्लाज को आपस में जोड़ने जा रहे हैं, कंजक्शन का काम कर रहे हैं, इसके ठीक पहले अगर ये ओनली आके इसे क्वालिफाई कर रहा है तो क्या ये कंजक्शन को क्वालिफाई नहीं कर दिया? कर दिया। तो इस हिसाब से इसका फंक्शन आप देखते चलिए कि नाउन या प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। अगला है क्लाज। क्लाज को किस तरीके से क्वालिफाई करता है? जैसे आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। मैं विद्यालय नहीं जा पाया क्योंकि, बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीजन, अब इसी से संबंधित सारी चीजें आएंगी। सब्जेक्ट का, सेंटेंस का कोई ऐसा पोर्शन जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना फाइनाइट वर्ब हो वह क्लाज कहलाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो और ये वर्ब हो, ये क्लाज कहलाएगा।
लेकिन इस दोनों क्लाज को जोड़ने का काम बिकॉज यहाँ कर रहा है। इस पूरे क्लाज को क्वालिफाई करने का काम भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहा है, इसलिए क्लाज को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक, एडवर्ब के बाद आइए सेंटेंस। कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल का प्रयोग सभी लोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते समय, मोबाइल निकालते समय कभी दिखाता है कि अनफॉर्चुनेटली द गैलरी हैज बीन स्टॉप्ड या कैमरा हैज बीन स्टॉप्ड, या बहुत बार आपने देखा होगा कि आ जाता है कि फॉर्चुनेटली दे ऑल आर अलाइव। कोई दुर्घटना घटी और आप कहते हैं सौभाग्य से सभी लोग जीवित बच गए हैं, सभी लोग जीवित बच गए हैं। पूरे सेंटेंस को कोई अगर शब्द क्वालिफाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब का फंक्शन इस हिसाब से आप देखिएगा बहुत ज्यादा विस्तृत है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। कभी कभी अगर आप वाक्य कहें कि मैंने, हिंदी में जरा सा देखिएगा, मैंने, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद, हालांकि इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने कुतुब मीनार और ताजमहल, दोनों अलग अलग जगह पे है, भी देखा। तो कुतुब मीनार और ताजमहल ये दोनों दो नाउन हैं, लेकिन मैंने कुतुब मीनार देखा, ठीक है, मैंने ताजमहल देखा, ठीक है, लेकिन मैंने कुतुब मीनार और ताजमहल इन दोनों को जोड़ के जो ये भी आ रहा है आल्सो टू, इसका संबंध किससे है? देखने से तो है नहीं। भी देखा मतलब कुतुब मीनार और ताजमहल, मैंने कुतुब मीनार देखा और ताजमहल भी, यानी इस भी का संबंध देखा पे नहीं है, ताजमहल पे है, नाउन पे है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों लगता है कि जैसे कभी कभी ये नाउन या प्रोनाउन को भी एक तरीके से टच करने का प्रयास करता है, लेकिन जब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, तो इस पे डिबेट करना, डिस्कस करना ठीक नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को और लास्ट में इंटरजेक्शन को छोड़ के ये पूरा फंक्शन है इसका जो ये करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक तरीके से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने वाला जो शब्द होता है वह कहलाता है एडवर्ब। अब एडवर्ब के काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप ध्यान से पढ़ लें, एडवर्ब पढ़ लें, और एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन तो ठीक है, कंजक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीपोजिशन का ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी, खास तौर से सिंथेसिस पढ़ने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले, नरेशन पढ़ने वाले, सिंटैक्स पढ़ने वाले, ये लोग जान लें कि अगर एडवर्ब और कंजक्शन इन दोनों का अध्ययन आपने बेसिक जो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर इन दोनों का अध्ययन आपने थोड़ा सा भी कर लिया तो आपका सिंथेसिस में समस्या होने वाली नहीं है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आप जानते हैं कि एडवर्ब के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एडवर्ब का फंक्शन जान लिए हैं आप कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, लेकिन इसके जब प्रकार की आप बात करेंगे तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले को हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब। क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब। हालांकि नाम बस सिंपल है, काम बहुत कठिन होने वाला है। सिंपल के बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव, ये तो नाम से ही आपके समझ में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। और फिर अंतिम है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, एक बात देखिएगा, एडवर्ब की डेफिनेशन के बाद जब काइंड्स पे आएंगे तो यहाँ पे सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। अब तक आप पढ़े हुए वीडियो के आधार पे ये जान चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव या रिलेटिव इन दोनों का क्या मतलब है। सिंपल तो अभी आप पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है, एडवर्ब किस तरीके से काम करता है ये जानने के लिए आपको सिंपल को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल दिया
केवल ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, वर्ब को कैसे किया, एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, क्लॉज का, सेंटेंस का। लेकिन नहीं, अब आप देखिए कि सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं, सिंपल एडवर्ब क्या है। और जैसे आप सिंपल एडवर्ब कंफर्म करेंगे फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव क्या है और रिलेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा एडवर्ब जो प्रश्न पूछे, ये तो आप जानते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब का मतलब ऐसा एडवर्ब जो रिलेट करे, दो क्लॉज को आपस में रिलेट कर दे, वो रिलेटिव एडवर्ब। इन दोनों के फंक्शन को भी ढंग से समझने के लिए सिंपल एडवर्ब का जानना आवश्यक है। तो आइए पहला काइंड्स ऑफ एडवर्ब लिख लीजिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब पहला हेडिंग डाल दीजिए सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करिए। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को अभी तक आप लोगों ने केवल एग्जाम्पल के हिसाब से देखा है, लेकिन ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है। लेकिन सिंपल एडवर्ब में अब जिन मुख्य बातों का अध्ययन होगा वह होगा ऐसा शब्द जो टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पज, मैनर और अंतिम है रिजल्ट। ठीक, टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा आप देखिएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक शब्द आएगा और दूसरा निगेशन, निगेटिव भी आता है। ठीक ना, ION कर दीजिए, अफर्मेशन और निगेशन। कभी कभी आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री भी पढ़ा होगा एक शब्द, तो डिग्री का मतलब यही कंपैरिजन में आ जाएगा। अभी हम इसको समझाते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ेगा, लेकिन जैसे सिंपल एडवर्ब कंफर्म होगा, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव अपने आप समझ में आ जाएगा। एडवर्ब का पूरा फंक्शन ही आपके समझ में आने लगेगा। कोई ऐसा शब्द जिस शब्द का संबंध टाइम से है, जैसे बिफोर, आफ्टर, और भी है टिल, अनटिल, बहुत सारे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं, केवल समझना है। कोई ऐसा शब्द पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 सेंटेंस आपने लिखा, उस सेंटेंस के बीच में कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका संबंध किससे है? टाइम से। जैसे टुडे, आज, टुमारो, प्रीवियस डे, यस्टरडे, जिसका संबंध किससे है? टाइम से। तो टाइम से है कोई ऐसा शब्द, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और बात देखिएगा, अगर वो शब्द कहीं भी वाक्य में प्रयोग होगा तो उसका संबंध एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, क्लॉज से, सेंटेंस से, कहीं न कहीं इस तरीके से होगा जैसा पिछला एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। फिलहाल कोई ऐसा शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका में जिसका संबंध समय से हो, टाइम से, वह क्या कहलाएगा? एडवर्ब। दूसरा प्लेस, स्थान से, जैसे आप कहते हैं ना हियर, देयर, स्थान की बात आ गई। तो जैसे कम इन, अंदर आओ, कम इन। कोई अगर बच्चा आपसे पूछे कि मैं आई कम इन, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कम इन, अंदर आओ। तो बेटा यहाँ पे 2 ही शब्द है। कम ये वर्ब है, आप जानते हैं, लेकिन इस इन का संबंध इसमें किससे है? वर्ब से। यहाँ पे ये क्या है? जल्दी बताइए। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये शब्द केवल वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दूसरी चीज, कम इन, आ जाओ, कहाँ? प्लेस की बात हो रही है, कहाँ? इन, इनसाइड। लेकिन अगर हम यही कह दें कि कम इन द रूम, अब देखिएगा, अगर हम कह दें कम इन द रूम, यानी गड़बड़ हो गया। रूम नाउन है,
नाउन के पूर्व ये आएगा और इसका संबंध वाक्य में उपस्थित इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये इसका सब्जेक्ट यू यहाँ छिपा हुआ है। इस रूम का संबंध जैसे यू से होगा ये तुरंत प्रीपोजिशन का काम करने लगेगा, लेकिन जैसे इस नाउन को हम हटाएंगे ये सब्जेक्ट अपने आप हटेगा। अब यहाँ पे इन जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, केवल इसलिए क्योंकि अब इस इन का संबंध प्रीपोजिशन नहीं प्लेस से हो गया, स्थान से हो गया। अब आइए रीजन, कोई ऐसा शब्द जैसे बिकॉज, एज, सिंस हम लोग लगाते हैं ना, प्रयोग करते हैं। रीजन, इसका संबंध अगर किसी कारण से आप लोग जब लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन लिखते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू या आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, तो इसमें अगर कोई ऐसा शब्द आया जिसका संबंध कारण है, समय, स्थान, कारण, कंडीशन, कंडीशन में आपको पढ़ाया जाता है कंडीशनल सेंटेंस, इफ या अनलेस, यदि, अगर, ये आ गया, इसका संबंध कंडीशन से है। कंट्रास्ट, दो, आल्दो, कंपैरिजन, एज, सो, एज, डैश, पर्पज, सो दैट, मैनर, एज, रिजल्ट में सो दैट। अफर्मेशन, निगेशन देखिएगा, यहां केवल यस और नो है। अगर हम कहें आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, इसका जवाब दो ही हो सकता है, या तो यस या फिर नो। अब ध्यान से देखिएगा, आर और यू ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे यस या नो दोनों का संबंध इस वर्ब से है। क्या आप या क्या तुम जा रहे हो, जा रहे हो, जाना वर्ब से संबंधित है। और जैसे आप कहेंगे यस या नो, यस, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, जैसे आप नो कहेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। अगर, क्योंकि और यही वो ऐसे शब्द हैं जो यस कहिए या नो कहिए, आर यू गोइंग, तो यस आई एम गोइंग, इसका मतलब कि ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, इसका फंक्शन अफर्मेशन। अगर आप कहते हैं कि नो आई एम नॉट गोइंग, तो अब ये एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये सिंपल एडवर्ब का फंक्शन है। इसमें बहुत सारे और नाम हैं, बहुत सारे इसके कह सकते हैं कि कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है आगे, लेकिन समझने के लिए कि वे सभी शब्द जो वाक्य में उपस्थित होके टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, अफर्मेशन, निगेशन, डिग्री, इसमें से किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो वो कहलाते हैं सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब और कंजक्शन जब दोनों का काम इस तरीके से जब इसे खोल ले रहे हैं, पहले एक एक एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, तब जब हम लोग एक नया जो है सिंथेसिस पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले, उनके लिए एक एनालिसिस चैप्टर होता है, प्री एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के पहले वाक्य का एनालिसिस अध्ययन करना आवश्यक होता है, तभी हम सेंटेंस को जोड़ने की प्रक्रिया में आ पाते हैं। पहले उस वाक्य को पहचानना होता है और ये वही क्रम है, वही पहचानने वाला क्रम है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो हम आप लोगों की सहमति से लेके आए हैं, इसका उद्देश्य केवल यही है कि पहले इन चीजों को धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में आपके सामने रखा जाए। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी रूल हम लोग पढ़े नहीं है। रूल और कंपटीशन इन दोनों का अंतर है, वो दोनों बृहद रूप हो जाते हैं। पहले इसका हमें बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है कि शुरुआत क्या है, हम समझे कैसे। अब देखिएगा सिंपल एडवर्ब जो कि नाम देखने में कितना आसान लग रहा था, लेकिन इसे हमने याद किया था TPR, CQ, PMR, आप बना लीजिएगा। तो टाइम, प्लेस, रीजन, अब इसमें C3 मतलब कंपैरिजन, कंट्रास्ट और एक और है कंडीशन, फिर पर्पस, मैनर, रिजल्ट, अफर्मेशन, निगेशन, यस, नो आप जानते हैं। अगर राम डज नॉट ईट मैंगो, हम कह दें कि राम आम नहीं खाता है, तो यहाँ पे एक शब्द आ गया है नॉट। अब देखिएगा अफर्मेशन तो जान, निगेशन का क्या मतलब है, राम डज नॉट ईट। अब देखिएगा राम आम नहीं
खाता है। नहीं का संबंध किससे है? वर्ब से। और जिस शब्द का संबंध वर्ब से हो जाए उसको एडवर्ब कहेंगे। अब पूछिएगा कौन सा एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे इसमें सिंपल में सब कुछ आने लगेगा। अभी बहुत कुछ समझ में इसकी मदद से आपके आ जाएगा, लेकिन सब कुछ समझ में आने के लिए एक आध वीडियो को और पोस्ट करेंगे तो फिर सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। अब देखिएगा, अब इसी से कोरिलेट कर, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्या बोले थे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए बात ये सब रहेगा, ठीक है, अफर्मेशन, नेगेशन, डिग्री, रिजल्ट, मैनर, पर्पस सब, लेकिन किस रूप में? देखिएगा, अगर कोई ऐसा शब्द आया जो टाइम भी दिखा रहा है, प्लेस भी, रीजन भी, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, कुछ भी इसमें से दिखा रहा है और इसी के साथ साथ प्रश्न भी पूछ रहा है। एग्जाम्पल, व्हेन डिड शी गो टू स्कूल, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न के इस मूल भाव में, सेंटर में, केंद्र में जिस चीज की बात हो रही है बेटा वो है टाइम। ये पूछा जा रहा है कि वो स्कूल कब जाती थी। किसकी बात हो रही है? व्हेन किस चीज को दर्शा रहा है? टाइम को। अगर इसी व्हेन को हम बदल के यहां वेयर कर दें, वेयर डिड शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कहां जाती थी, या वेयर डिड शी गो, अर्थ के हिसाब से देखेंगे वो कहां जाती थी। अब इस वेयर का संबंध, प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन प्रश्न पूछने का संबंध अब इसका संबंध टाइम से ना होकर किससे हो गया? प्लेस से। इट मींस कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर हम इसी को वाई कर दें, देखिएगा वाई कर दें तो हाउ मेनी, हाउ मच, तो इसमें नंबर भी एक फैक्टर है। नंबर कैसे है? एक दिन हम आपको बताए थे कि अगर हम ये कह दें कि आई हैव टू शर्ट, मेरे पास 2 शर्ट है, तो इस 2 का संबंध किससे है? शर्ट से। शर्ट क्या है? नाउन। निश्चित रूप से नाउन से संबंध बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन बेटा अगर इस 2 के बीच में हम यहां रेड डाल दें कि आई हैव 2 रेड शर्ट, तो अब रेड जो है इस शर्ट का विशेषण हो गया, रेड जो है यहां पे एडजेक्टिव हो गया, और 2 का संबंध किससे? 2 लाल शर्ट। अब देखिएगा मेरे पास 2 शर्ट हैं और मेरे पास 2 लाल शर्ट हैं, इन दोनों का अंतर समझिएगा। 2 शर्ट तो ये तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि शर्ट नाउन है, और 2 इसके पहले नंबर आ गया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आपने पढ़ा था, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब कह रहा है कि शर्ट लाल, यानी लाल यहां पे इस शर्ट का विशेषण हो गया, और जैसे 2 का मतलब अब 2 शर्ट नहीं है, शर्ट तो हजारों हैं, लेकिन लाल की संख्या, रेड की संख्या उसमें 2 हो गई। इट मींस कि 2 यहां एडवर्ब ऑफ नंबर के रूप में काम करेगा क्योंकि ये अब विशेषण को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। खैर, इसके बाद जब इसी तरीके से जैसे जैसे इसमें से शब्द डब्ल्यू फैमिली के बढ़ते चले जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम शुरू हो जाएगा। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन कुछ भी दिखाएगा, और फिर अंतिम में इसी का है रिलेटिव। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा होता चला जाता है इसलिए इसमें थोड़ा सा समझाने के बाद इससे संबंधित एक वीडियो और लाएंगे विथ एग्जांपल, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, सिंपल एडवर्ब में सभी आ गए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इसमें से कुछ भी आएगा, प्रश्न पूछेगा, और रिलेटिव एडवर्ब में दिखाएगा यही टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, बस 2 क्लास को जोड़ेगा। जैसे अगर हम कह दें आई नो व्हेन शी विल कम, मैं जानता हूं वह कब आएगी। ठीक, व्हेन किस चीज को दिखा रहा है? टाइम को। या अगर हम कह दें आई नो वेयर शी विल कम, मुझे पता है कि वो कहां आएगी, जगह को दिखा रहा है। इट मींस जब 2 वर्ब को कोई भी शब्द कनेक्ट करे और उसका संबंध टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, अफर्मेशन, नेगेशन या किसी भी एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो जो एडवर्ब की भूमिका में हो, तो अगर प्रश्न पूछेगा इंट्रोगेटिव, रिलेट करेगा तो रिलेटिव एडवर्ब। इस तो केवल इसमें एक्सप्लेन किए हैं, चूंकि
दिवाली की और छठ की लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं, तो अभी क्रम भी उस तरीके से नहीं बन पाया है। 1 हफ्ते की छुट्टी लंबी छुट्टी हो जाती है, लेकिन इस वीडियो का एक और मास्टर वीडियो मैं आपके बीच में जरूर रखूंगा विथ एग्जाम्पल, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को पढ़ लेने के बाद नरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत